हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वह क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक का वीडियो देखें, क्लास 6-7 तक का वीडियो देखें। उसके पश्चात इस वीडियो में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है उसका भी प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, तो जितना सारा ऑब्जेक्टिव इसमें बताया जाएगा इसका आपको बार बार रिवीजन करना होगा, और ये सारा क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, आपको मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हिंदी मीडियम का बैच है, क्लास 9 है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी पिंड पर चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी पिंड पर न्यूनतम आवेश होता है। तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर मेरे पास कोई पिंड है तो इस पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। तो किसी भी पिंड पर न्यूनतम आवेश मतलब कम से कम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। अगर कोई बोले कि इस पे आधा इलेक्ट्रॉन है तो यह बिल्कुल गलत होगा। किसी भी पिंड पर सबसे कम अगर आवेश होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये होगा नहीं, गलत है, पॉइंट नहीं है, यहाँ पर माइनस नहीं है 19 में, ये सी हमारा सही है, 1.6 × 10⁻19। ओके, तो सबसे पहले आप विकल्प को पूरी अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके बाद जो सही आंसर होगा उसको टिक लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो एम्पियर आवर कहते हैं इसको, एम्पियर घंटा को, किसका मात्रक है। तो ध्यान देंगे, अगर एम्पियर सेकेंड बोले, एम्पियर मिनट बोले या एम्पियर घंटा बोले, जिसको आवर कहा जाता है, ये तीनों आवेश का मात्रक होता है। ओके, ये तीनों आवेश का ही मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जब किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ हो जाता है। तो आप विद्युत स्टैटिक्स सारणी अगर पढ़िएगा तो वहाँ पे एक लिस्ट बनाया गया है कि किसको किसके साथ रगड़ेंगे तो कौन धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाए तो जो कांच का छड़ होगा यह धनावेशित हो जाता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी पिंड के आवेशित होने का कारण होता है। अब बताइए कि कोई पिंड आवेशित कब होता है। तो किसी भी पिंड को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना पड़ता है। क्लियर है, क्योंकि जब हम दो पिंड को आपस में रगड़ते हैं तो इनके बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, लेन देन होता है, जिसके कारण यह दोनों आवेशित होते हैं। कोई धनावेशित होगा तो कोई ऋणावेशित होगा। हमने ये भी बताया था कि आवेश हमेशा जोड़ा में उत्पन्न होता है, परिमाण में बराबर होता है, परंतु प्रकृति में विपरीत होगा, एक धनावेश तो एक ऋणावेश। तो आप बता सकते हैं कि सर कोई पिंड आवेशित क्यों होता है, आवेशित होने का कारण क्या है। क्या प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशित होता है। तो हमने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थानांतरित
होते ही नहीं है। तो स्थानांतरित कौन होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कह रहा है प्रोटॉन का स्थानांतरण के कारण, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण के कारण ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ये सही है। तो याद ये रखना है आपको कि किसी भी प्रकार का आवेश हो, आवेश उत्पन्न करने के लिए केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। लिख लीजिए इसको, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई पिंड ऋणावेशित है या ऋणावेशित हो जाता है तो पिंड चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि कोई पिंड ऋणावेशित हो जाता है तो पिंड का द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, अचर रहेगा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं इसको कहा जाता है। तो ये बताइए कि कोई भी पिंड धनावेशित कब होता है, ऋणावेशित कब होता है? तो हमने बताया था कि अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो त्याग करने के बाद ये धनावेशित हो जाता है। ओके, और कोई पिंड इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेने के बाद ऋणावेशित होता है। ये बताइए कि हमको ऋणावेशित के बारे में बताना है, हमको ऋणावेशित के बारे में बताना है। तो ऋणावेशित कौन सा पिंड होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा पिंड तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो अपना द्रव्यमान लेके आता है। तो याद ये रखना है कि जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या घटेगा तो द्रव्यमान भी घटेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प होगा? घटेगा तो नहीं, क्योंकि ऋणावेशित कौन सा पिंड होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है। तो आप शुरू से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जानकारी होगा कि एक कूलम्ब आवेश में 1 कूलम्ब आवेश में 0.625 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन या 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको विकल्प देख लेना है। तो पहला विकल्प है 0.625 into 10 to the power 19, तो देखिए होता ही है मेरे पास। दूसरा विकल्प है 6.25 into 10 to the power 18, ये भी होता है, दोनों एक ही हैं। और सी में कह रहा है कि दोनों, ए तथा बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देखने के पश्चात उनको याद रहता है कि हमने तो पढ़ा है एक कूलम में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, वो तुरंत इस पर टिक मारेंगे। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात सभी विकल्पों को एक बार सही तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद अपना उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? सी, मतलब ए और बी दोनों ही हमारा रिजल्ट है। तो दोनों ए तथा बी। ओके, अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो धातु पर आवेश होगा। अब बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन किसी पिंड से निकल जाए तो उस पर आवेश कितना होगा? तो आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया
तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होगा, लेकिन प्लस में होगा। और जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्लियर है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना आवेश प्लस में छोड़ के जाता है, और जिस पिंड पर जाएगा वहां पर माइनस लेके जाता है। तो ये बताइए कि अगर किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पिंड पर आवेश धन होगा कि ऋण? तो धन होगा, आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ पहला विकल्प में दिया हुआ है। तो इतना आवेश छोड़कर जाता है प्लस में, और जहां जाएगा वहां पर माइनस के साथ रखेंगे, तो -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके। अगला प्रश्न है कि 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों का संख्या ज्ञात करें। तो ये तो हमने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालेंगे कैसे। तो दो तरीका है, या तो आप 6.25 × 10⁻18 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है Q = Ne तथा N = Q/E। इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालेंगे। तो N बराबर 8 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये दशमलव हटाइए, ऊपर 10 जाएगा, 80/16। -19 को ऊपर भेजिए, 10 के पावर 19, 16 5 80। N = 5 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए विकल्प में कहाँ है ये? तो पहला ही विकल्प दिया हुआ है, 5 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी कूलम्ब के लिए निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विराम आवेश उत्पन्न करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक विराम में स्थित आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युतीय क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र कि दोनों, विद्युतीय चुंबकीय दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जब आवेश विराम में रहता है तो केवल यह विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, लेकिन यही आवेश अगर गतिशील हो जाएगा तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ओके। तो याद ये रखना है कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा, और वही आवेश जब गतिशील हो जाता है तो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है हमारा? केवल विद्युतीय क्षेत्र। ओके। तो आप इसको लिख ले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 से समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 से, किसी पिंड पर 8 × 10 के पावर -19 कूलम्ब का चलिए, तो समझते हैं क्वेश्चन 10 से। क्वेश्चन 10 क्या है कि किसी पिंड पर 8 × 10 के पावर -19 कूलम्ब का धनावेश है। अतः पिंड पर ऑप्शन ए 5 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी 8 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी 8 इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑप्शन नंबर डी 5 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ध्यान देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का भी होता है जिसे विकल्प से हल किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने विकल्प को छांटना सीखते हैं कि सर अगर 4 विकल्प है तो उसमें हम चुनेंगे कैसे कि मेरा सही विकल्प कौन सा होगा।
ओके, तो ये बताइए कि कोई भी पिंड धनावेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी पिंड धनावेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो त्याग होगा तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सर धनावेशित है, तो धनावेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉन कम होता है और ऋणावेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो ये तो कंफर्म है कि हमारा कमी वाला होगा, तो अधिक वाला तो ऐसे ही काट देंगे। अब बचा दो विकल्प। अब कह रहे हैं कि 8 × 10 के पावर -19 कूलम में बताइए कि इलेक्ट्रॉन का कितना कमी होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, Q = Ne तथा N = Q/E। इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकाल के देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो आवेश कितना है? 8 × 10 के पावर -19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो -19 से -19 कैंसिल, दशमलव हटाइएगा तो 0 ऊपर और नीचे 16, कितना आ गया? 5। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि किसी भी पिंड पर अगर 8 × 10 के पावर -19 कूलम का धन आवेश है तो पिंड पर 5 इलेक्ट्रॉन का कमी है। ओके, तो ये तो हमको पहले ही मालूम चल गया था कि कमी है, लेकिन कितना कमी है ये इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कूलम बराबर होता है। तो याद कीजिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, कूलम किसको कहा जाता है? तो कूलम बराबर होता है एम्पियर × सेकेंड। एम्पियर × सेकेंड को कूलम कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा विकल्प क्या है? एम्पियर घंटा नहीं होगा, एम्पियर मिनट नहीं होगा, एम्पियर सेकेंड। ये सब आवेश का ही मात्रक है, लेकिन कूलम सबको नहीं बोलते हैं। कूलम किसको बोलते हैं? एम्पियर × सेकेंड को कूलम कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में अदिश राशि ज्ञात करें। आप सदिश अदिश के बारे में 11th में भी पढ़े हैं कि सर सदिश क्या है? तो जिस भौतिक राशि के पास परिमाण होता है, दिशा होता है तथा जो त्रिभुज के योगफल नियम का पालन करता है उसे सदिश कहते हैं। और अदिश क्या है? तो जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं हो, उसे अदिश कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सर बल जो होता है सदिश राशि है, वेग सदिश है, परंतु आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि होता है। ओके, ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग। एक और वीडियो हम सदिश अदिश का बनाकर डाल देंगे ताकि जो नए बच्चे हैं वो समझ लेंगे इसको। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या आवेश का सीजीएस मात्रक होता है? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये पढ़ चुके हैं हम लोग यूनिट के बारे में, 11th में पढ़ना होता है इसके बारे में। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट वोल्टेज का मात्रक है, कूलम का आवेश का एसआई मात्रक है। तो सीजीएस मात्रक कौन हुआ? स्टैट कूलम। ओके, ये पहले भी थ्योरी में बता चुके हैं आपको स्टैट कूलम के बारे में। इसको ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो राइट डाउन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। एक कूलम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बी नंबर 3 × 10⁻⁹ ESU। सी नंबर 3 × 10⁹ ESU। और डी नंबर है 1/3 × 10⁻⁹ ESU। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15, 1 स्टैट कूलम्ब चलिए तो आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक कूलम्ब बराबर होता है, किसके बराबर होता है, और सारा यहाँ मात्रक देख सकते हैं ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS मात्रक होता है। तो पहले देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा है कि सर एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9। आप ESU कहिए या स्टैट कूलम्ब कहिए या स्टैट कूलम्ब कहें, दोनों क्या है, एक समान है। तो पहला प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, ये तो नहीं होगा, ये ऊपर माइनस है 3 × 10 के पावर माइनस ESU, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10 के पावर 9 हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है कि एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है, याद रखेंगे स्टैट कूलम्ब हमारा CGS मात्रक है। तो इसको हल कर लेंगे यहीं से, हमने पढ़ा भी है कि जब यहाँ पर एक कीजिएगा, जब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये नीचे आएगा और लिख सकते हैं कि 1 स्टैट कूलम्ब बराबर 1/3 × 10 के पावर 9। अब 1/3 ये 10 के पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -9 कूलम्ब। तो ध्यान देंगे इसमें देखा जाए कि इस तरीके का कहाँ है मेरा, तो 1/3 × 10 के पावर 9 नहीं होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाएगा तो क्या होना चाहिए, माइनस में। तो आप देख सकते हैं ये विकल्प हमारा दिया हुआ है, तो दैट इज द राइट आंसर। तो ये अगर आपको याद रहता है तो आप किसी भी पद में इसको बदल सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है कि विद्युत स्थैतिक बल होता है, आकर्षक होता है, प्रतिकर्षक होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का संरक्षी बल है जो दो आवेशों के बीच कार्यरत होता है, और यह बल आकर्षी भी होता है और प्रतिकर्षी भी होता है, जबकि इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच लगने वाला बल है और यह हमेशा आकर्षी होता है। तो दोनों प्रश्न है इस तरीके का यहाँ पर मेरे पास। तो पहला प्रश्न है विद्युत स्थैतिक बल होता है, तो आकर्षक भी होता है और प्रतिकर्षक भी होता है। सी में दिया है दोनों, मतलब आकर्षक प्रतिकर्षक, तो बिल्कुल सही है। विद्युत स्थैतिक बल कैसा बल है, तो आकर्षक या प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। चलिए इसके विपरीत हमने अभी पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, तो यह हमेशा आकर्षक बल होता है। किसके बीच लगता है, तो दो पिंडों के बीच लगता है। और विद्युत स्थैतिक बल किसके बीच लगेगा, तो दो आवेशों के बीच। तो इसको लिख लिया जाए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 में, क्वेश्चन 18। तो ये एक प्रकार का सूत्र है। सूत्र क्या है, तो आवेश Q बराबर, तो बताइए आवेश Q बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो विद्युत धारा बटा में समय, बी नंबर में
तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है? तो ये हमारा सूत्र है, कह रहा है कि आवेश Q होता है कितना होगा? तो विद्युत धारा बटा में समय। गलत है, क्योंकि फॉर्मूला देख लीजिए, हम लोग क्या पढ़े हैं? तो पढ़े हैं कि I बराबर Q/T। तो विद्युत आवेश Q बराबर कितना? I × T, मतलब विद्युत धारा गुणे समय। आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा गुणे समय, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि इलेक्ट्रॉन देने वाला पिंड होता है। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन देने वाला पिंड कैसा होगा, ऋणावेशित कि धनावेशित? तो हम पढ़ चुके हैं कि सर इलेक्ट्रॉन देने वाला धनावेशित और इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणावेशित। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर, और डोनर कैसा होता है? देने वाला, जिसको डोनर बोलते हैं, डोनर कैसा होता है? धनावेशित। और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब लेने वाला, कैसा होगा? ऋणावेशित। तो यहाँ पर हमको देने वाला बताना था, तो देने वाला कैसा होगा? धनावेशित होगा। अगला प्रश्न है 20, इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या के कारण पिंड का द्रव्यमान बताएं कि सर अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता चला जाए तो उसके द्रव्यमान में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो हमने एक टर्म में पढ़ा था कि पिंड के द्रव्यमान एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या में संबंध। तो हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है उस पिंड का द्रव्यमान भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब इस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर आता है, तो संख्या के साथ साथ इस पिंड का द्रव्यमान भी हमेशा बढ़ेगा। तो याद ये रखना है कि जिस पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होगा तो अधिक संख्या के कारण द्रव्यमान बढ़ेगा और कम संख्या का कारण द्रव्यमान घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। पहले थ्योरी में बता चुके हैं कितना होता है विशिष्ट आवेश है क्या? तो सर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है, और निकाले थे कितना? 1.758 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति केजी, या कहीं कहीं 1.76 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति केजी भी लिखा रहता है। ये दोनों हम लोग थ्योरी में लिखे थे। अब देख लीजिए कौन है हमारे पास। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो इसको आप लिख ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पर किसी विलग निकाय पर चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किसी विलग निकाय पर कुल आवेश होता है। तो विलग निकाय का अर्थ क्या होता है? विलग निकाय का मतलब होता है कोई अलग थलग। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पिंड है और इस पिंड पर पूछा जाए कि टोटल आवेश बताइए, तो हमने क्या बताया था कि ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं से हमने उठा कर लाया है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होता है, और इस स्थिति में यह पिंड जो होगा उदासीन होगा, आवेशित नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर विलग निकाय मतलब कोई अलग थलग निकाय पर पिंड पर कुल आवेश जो होता है ये शून्य होता है।
और हम उसको आवेशित करते हैं, कोई भी पिंड अपने आप से आवेशित नहीं होता है, उसको आवेशित करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि अल्फा कण है, तो आप याद करें कि जब हम लोग नाभिकीय विखंडन, युग्म उत्पादन, उसके बाद युग्म विनाश पढ़ रहे थे तो वहां पर अल्फा कण आया था। तो हमने पढ़ा है कि अल्फा कण को हीलियम नाभिक भी कहा जाता है। ओके, हाइड्रोजन नाभिक नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हीलियम नाभिक। इसका प्रॉपर्टी भी हमने लिखा है कि इसका कितना प्रॉपर्टी होता है, द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है। तो ध्यान देंगे अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक होता है। अगला प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्कोप एक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी पिंड के आवेशित होने की जानकारी हमको प्राप्त होता है, यह पिंड आवेशित है या अनावेशित है। आप याद करें पीछे के क्लास में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, और वहां हमने ये भी पढ़ा था यह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो हमने पढ़ा था यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। याद कीजिए उसमें मेटल के धातु में दो सोने का पत्ती इधर से लटकाया जाता था, और जब पिंड को लाते थे तो ये दोनों पत्ती एक दूसरे से दूर चला जाता था। तो यह है इलेक्ट्रोस्कोप जो है यह प्रतिकर्षण के मेथड पे कार्य करता है, और इसी की सहायता से हम ज्ञात करते थे कि पिंड आवेशित है या अनावेशित। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस पिंड का भार अधिक है, और दिया हुआ है एबीसीडी करके। आप खुद बताइए कि ये तो सबसे पहले प्लस में है, माइनस में रहता तो और आसान रहता है, क्योंकि जिसका जितना माइनस अधिक वह उतना ही भारी। तो A +2 का अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉन A ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, B ने 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, C ने 5 और D ने 8। ये बताइए कि D 8 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो इसका द्रव्यमान सबसे कम होगा ना जी, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। उसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, मतलब इसका C का द्रव्यमान D से ज्यादा होगा। B जो है 4 वो किया है, इसे 1 कम किया है, मतलब B का द्रव्यमान C से ज्यादा होगा। और A मात्र 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा? हमारा A का होगा। क्यों? कि जितना ही प्लस कम रहे उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये मात्र 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, और बाकी सब 4, 5, 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। तो जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका द्रव्यमान उतना ही कम, और जो जितना ही कम इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका उतना ही द्रव्यमान अधिक। तो किसका भार अधिक होगा? तो A का भार अधिक होगा। आंसर नंबर डी। तो इस तरीके से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर सकते हैं, और बहुत सारा ऑप्शन मेथड भी है। आपने देखा होगा बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है, और आगे भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग ऑप्शन से विकल्प से ही अपने प्रश्न को हल कर लेंगे, वस्तुनिष्ठ वाला। ओके, तो ये जो है आपका जो अभी हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसका रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, बाकी अगले क्लास में।